हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए पीजीटी मैथ्स के एग्ज़ाम की। एचपीपीएससी जो है अभी पीजीटी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रहा है और आज जो है वो 19 मई 2024 है और आज जो है मैथ्स का एग्ज़ाम जो है पीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया गया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी मैथ का जो पेपर 1 है, उसका इंग्लिश और हिंदी का पार्ट। उसके क्या पॉसिबल जो आंसर्स हैं वो क्या हो सकते हैं और जब आंसर की आएगी तो हम उसको जो है वो एक बार गो थ्रू करेंगे। मैं कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर दूंगी अगर किसी क्वेश्चन को हमने जो है वो गलत डिस्कस किया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 में जो क्वेश्चंस आए थे वो कैसे थे, कौन से क्वेश्चंस थे और उनका जो है वो पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। इस वीडियो में हम जो है हिंदी और इंग्लिश वाले पार्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। जो भी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है वो मैक्सिमम आर्टिकल के बेस पे जो है वो आपको सॉल्व करने थे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आप उनको पुट करके देखना ब्लैंक में एक एक करके, आपको सही आंसर जो है वो खुद आइडिया लग जाएगा। यू कैन डू ब्लैंक आर सिस्टम ब्लैंक नाउ। अब आप चारों ऑप्शन को जब फिल करके देखते तो इसका आंसर जो है वो डी होना चाहिए था। यू कैन डू वट एवर अवर सिस्टम अलाउस नाउ। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे आई हैपन टू मीट ब्लैंक इंटरेस्टिंग परफॉर्मर्स एंड ब्लैंक ब्रिलियंट आर्टिस्ट इन ब्लैंक एनुअल पार्टी यस्टरडे। इसका जो आंसर है वो सी होना चाहिए, दैट आई हैपन टू मीट सम इंटरेस्टिंग परफॉर्मर्स एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट इन द एनुअल पार्टी यस्टरडे। सी इसका जो है वो आंसर हो सकता है। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इनडायरेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पे चूज करनी है। नरेशन ये है। देखो, यू से टू मी आई विल हेल्प यू इन कंप्लीटिंग द टास्क, यहाँ पे लिखा गया है। देखो, जिसने भी पहले वीडियोस अगर देखी होंगी, मैंने कुछ वीडियो यहाँ पे जो है वो कैडर के पेपर के बेस पे डाली है इंग्लिश की, जिसमें हमने नरेशन, वॉइसेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस किया है और उन पार्ट्स में से क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देखो, पेपर 1 में क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं। वहां पे मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। उन्हीं ट्रिक्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो, यू से टू मी लिखा गया है। जब भी से टू मी लिखा होता है, जब भी प्रेजेंट में इस तरह से जो है वो यू से टू मी, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में जो है आगे का सेंटेंस लिखा होता है, तो वहां पे आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट थिंग होगी, यहाँ पे यू टोल्ड हमारे पास नहीं हो सकता है। ये से प्रेजेंट में है तो आगे भी जो है वो प्रेजेंट में रहना चाहिए। यहाँ पे से हो सकता है, टेल हो सकता है, लेकिन टोल्ड और सेड नहीं हो सकता है। इसमें जो है वो टोल्ड और सेड नहीं होगा। इस रीजन की वजह से यहाँ पे टोल्ड वाला ये वाला गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब से और टेल में से हो सकता है यू टेल मी दैट यू विल हेल्प मी इन कंप्लीटिंग द टास्क, यू से दैट यू वुड हेल्प मी इन कंप्लीटिंग द टास्क। अब दूसरी चीज, जब से मैंने बोला प्रेजेंट में है तो ये तो प्रेजेंट में ही रहेगा, टेल और से हो सकता है, लेकिन आगे का जो सेंटेंस है वो भी जो है वो आपका उसी फॉर्म में रहेगा जिसमें वो प्रेजेंट है। जैसे कि फ्यूचर में है आई विल हेल्प यू इन कंप्लीटिंग द टास्क, तो फ्यूचर में ही आप इसको जो है वो डायरेक्ट वे इनडायरेक्ट वे में भी लिखोगे। इसमें देखो, सिर्फ बी ऑप्शन जो दे रखा है आपके पास, यू टेल मी दैट यू विल हेल्प मी इन कंप्लीटिंग द टास्क, यहाँ पे ये भी प्रेजेंट में दे रखा है और ये भी जो है वो आपका उसी फॉर्म में जो है यहाँ पे दिया गया है। इसका बी ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यहाँ पे चूज करनी है। देखो, ये बहुत ही कॉमन है। अगर आपने वीडियो देखी होंगी वॉइसेस की तो मैंने आपको वहां पे बोला था, जब भी वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो उसको अगर आपने चेंज करना है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाएगी। वर्ब की सेकंड, यहाँ पे देखो, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसको जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म में जब आप चेंज कर दोगे तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ बी वाला जो ऑप्शन है, सरोज गाइडेड मी इन चूजिंग माई सब्जेक्ट में है। बी इसका जो है वो आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट अगेन आपके पास वॉइसेस के ऊपर क्वेश्चन है। हाउ मेनी बुक्स हैव दे सेंट यू। यहाँ पे भी अगर हम जितना देख पा रहे हैं, हैव है, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, सेंट यहाँ पे लिखा गया है। इसको जब भी हम चेंज करते हैं तो हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जो है वो चेंज होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो है आपके पास डी जो है यहाँ पे होना चाहिए।
देन नेक्स्ट इज इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस ए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिस पे या टेंस के बेसिस पे क्वेश्चन है। सो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो सी होगा। यू वर सपोज टू बी ऑन टाइमिंग यस्टरडे है, पिछले दिन की पार्टी है। सो यू वर सपोज टू बी ऑन टाइम यहाँ पे होगा। देन नेक्स्ट इज इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस को इंडिकेट करना है। सो इनमें से बी जो है वो इनकरेक्ट है। यूज टू नहीं होगा, यूज्ड टू होना यहाँ पे चाहिए। देन अगेन अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि जो अंडरलाइन सेगमेंट है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग सेम वर्ड जो है चूज करो, यानी कि आप सिनोनिम आपने चूज करना है। तो देखो इन वर्ड्स में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे वर्ड तो याद नहीं रख सकते। अब हमें नहीं पता होता है कि वोकैबुलरी इतनी ज्यादा वर्ड्स होते हैं, हम याद नहीं रख सकते। लेकिन जब सेंटेंस दिया होता है तो बहुत ईजी हो जाता है आपको आंसर जो है वो चूज करना, क्योंकि आप सेंटेंस के बेसिस पे पता लगा सकते हो कि ये क्या बोलना चाह रहे हो। यहाँ पे बोला गया द डिबेट वाज गोइंग नोवेयर सो हैड टू कट इन विद सम फैक्ट्स। सो कट इन का यहाँ पे सिनोनिम आपने ढूंढना है। तो मेरे को जो है वो डिबेट कहीं नहीं जा रही थी, तो मेरे को जो है कुछ फैक्ट वहां पे डालने पड़े। सो कट इन मतलब कि मेरे को उनको बीच में रोके अपने कुछ फैक्ट जो है वहां पे रखने पड़े। सो यहाँ पे अगर आप वर्ड देखते तो इंटरप्ट वर्ड जो है वो मोस्ट सुटेबल यहाँ पे वर्ड जो है वो लग रहा है। देन नेक्स्ट इज अगेन आपको सिनोनिम ढूंढना है किस वर्ड का, इस वर्ड का। तो देखो अब डिस्क्योटेड अब इतना ज्यादा वर्ड नहीं सुना होता है, लेकिन द न्यूज ऑफ ग्लोबल रिसेशन डिस्क्योटेड मी। सो ग्लोबल रिसेशन की अगर न्यूज है वो डिस्क्वाइट कर रही है किसी इंसान को, इसका एक सिनोनिम हमने ढूंढना है। तो वरीड इसका जो है वो रहेगा। आप सेंटेंस को देख के इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया कन्विक्शन का। आई हैव फर्म कन्विक्शन दैट एवरीवन इज इक्वल। कन्विक्शन है तो यहाँ पे देखो डी ऑप्शन जो है वो डिस्ट्रस्ट है। कन्विक्शन मतलब किस चीज के लिए बिल्कुल अश्योरिटी है, डिस्ट्रस्ट मतलब अश्योर नहीं है। सो ये इसका जो है अपोजिट हो जाएगा। तो ये इंग्लिश का पार्ट था, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। अब हम हिंदी का पार्ट जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी जीके का पार्ट भी मैं उसके लिए वीडियो लेके आऊंगी, ताकि आपको मतलब ज्यादा नहीं तो आंसर की तो आ ही जाती है आपकी, लेकिन फर्दर हमें क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिलते हैं। तो इसलिए कि अगर आपका कभी एग्जाम होगा आगे, पीजीटी के जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट, उनके लिए जो है एक तरह से हेल्प हो जाएगी। इस तरह का जो है वो पैटर्न रह रहा है पेपर का। सो देखो हम हिंदी का पेपर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन था कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना रेखांकित पद, यानी कुछ शब्द जो यहाँ पे दिया गया है इसका विशेषण बताना है। क्या विशेषण है? सो यहाँ पे देखो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। कुछ जो है वो परिमाण होता है कि मतलब एक्यूरेट संख्या नहीं है, परिमाण है, नाप तोल वाला जो चीज होती है। सो कुछ दूध जो है वो परिमाण में आएगा। देन नौकरानी के हाथ से चम्मच गिर गई, इसमें जो है वो किस कारक का प्रसर्ग है? जब आप कारक के प्रसंग पढ़ते हैं तो कर्ता ने कर्म को करण से, पदार्थ के लिए अपादान से, इस तरह से आप लोग पढ़ते हैं। तो देखो करण के लिए भी से यूज होता है और अपादान के लिए भी जो वो से यूज होता है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है। करण जब भी यूज किया जाता है कारक, तो उसका मतलब होता है वहां पे से का अर्थ होता है साधन के लिए, कि किसी चीज के द्वारा एक साधन की तरह हम उसको लेते हैं, तब से का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे वो बस से आ रहा है, सो बस एक साधन है इसलिए वो करण है, कर्ण कारक है। वहां पे से जो है वो कर्ण कारक को बता रहा है। लेकिन अपादान का मतलब होता है अलगाव की स्थिति में, यानी कोई चीज किसी चीज से जो है वो अलग हो रही है। जैसे पत्ते वृक्ष से मतलब गिर रहे हैं, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, पेड़ से गिरना पत्तों का अलगाव की स्थिति है, वो वहां से जो है वो अलग हो जा रहे हैं। सो उस सिचुएशन में जो है उपादान कारक होता है। आप इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमेशा जो इस तरह के पार्ट होता है, इस तरह का भेद होता है, या फिर कोई भी जो कंट्रोवर्सी जैसी क्रिएट करता है, तो उस पे जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। सो नौकरानी के हाथ से चम्मच गिर गई, यहाँ पे से क्या बता रहा है? अब हाथ से चम्मच गिर गई, साधन नहीं है, वो अलगाव की स्थिति है, चम्मच गिर गई है। सो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक जो है वो इसका आंसर होगा। सो बी इसका आंसर होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लौह पुरुष ने सभी देशी रियासतों के एकीकरण को संभव बनाया, संज्ञा का कौन सा भेद है? सो देखो ये जो है बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अब आपने पिछले पीजीटी के पेपर, फोर्थ पेपर है पीजीटी का है, और आपने देखा होगा शायद एक में जो है वो नेताजी के लिए आया था। सो उस तरह से जो आपको पता होना चाहिए
लौह पुरुष जो है वो कहा जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उस एक इंसान को कहा जाता था, तो इसलिए यहाँ पे संज्ञा व्यक्तिवाचक है। यहाँ पे जो है वो एक जाति समूह की बात नहीं की जा रही है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो है एक शब्द का यूज़ किया गया, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र के लिए किया जाता था। उसी तरह से यहाँ पे जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ भाववाचक संज्ञा आपने बतानी है, सो भाव को जो बता रहा हो, वो भाववाचक संज्ञा होती है। सो यहाँ पे जो कुटुंब और कुटुंबजन है, ये भाव नहीं बता रहे हैं, सो भाववाचक संज्ञा नहीं पूछा गया, सो डी ऑप्शन होना चाहिए। देन बिल्ली का पुल्लिंग रूप जो है विलाव होता है, बी ऑप्शन होगा। देन नेक्स्ट इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, रेखांकित पद सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पे बोला गया है इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। अब यह को अंडरलाइन किया गया है, आपको इसका सर्वनाम बताना है। वैसे तो यह जो होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी हो सकती है, पुस्तक को रिलेट किया गया है। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, पुस्तक बताई गई और यह आगे शब्द यूज किया गया। ये कभी कभी जो है समंतवाचक सर्वनाम को भी जो है वो दर्शाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, तो जब आंसर की आएगी तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन इन दोनों ऑप्शन में से जो है वो एक यहाँ पे आंसर हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत रत्न तत्पुरुष समास रहता है, भारत का रत्न, सो तत्पुरुष यहाँ पे जो है वो समास रहेगा। नेक्स्ट इज भारत की श्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर जब गाती है तो सब झूम उठते हैं। उद्देश्य क्या है? देखो, उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो प्रकार होते हैं। उद्देश्य होता है जिसके बारे में बात की गई हो। अगर मैं इंग्लिश में बताऊं, जो सब्जेक्ट आपका रहता है वो उद्देश्य होता है, और दूसरा विधेय होता है जो बाकी की बातें उस इंसान के बारे में या उस सब्जेक्ट के बारे में जो है वो की गई हो, वो विधेय में आती है। सो यहाँ पे उद्देश्य पूछा गया था, सो यहाँ पे उद्देश्य जो है वो लता मंगेशकर है। भारत की श्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, और बहुत सारे इसको भी जो है वो आंसर जो है वो मान रहे हैं, लेकिन मतलब जितना मुझे लग रहा है, यहाँ पे उद्देश्य सिर्फ लता मंगेशकर होनी चाहिए। भारत की श्रेष्ठ गायिका, उसके लिए एक जो है वो शब्द यूज किया गया है, लेकिन उद्देश्य तो लता मंगेशकर ही है। सो इसलिए सी इसका आंसर होना चाहिए। बाकी देखते हैं आंसर की में क्या जो है वो आंसर दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 49 क्वेश्चन है, ओ कितना को पन दे रहा है। अब देखो, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो बहुत ही इजी होता है, विस्मयादिबोधक होता है ये। सो इसका जो है वो वाक्य के प्रकार की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जो है वो विस्मयादिबोधक वाक्य का प्रकार जो है वो आपका रहेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है ये जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इनका आपको जो है अलंकार, कौन से अलंकार का उदाहरण जो है ये पंक्तियां बता रही हैं, ये अपने यहाँ पे बताना है। सो इसका मुझे अभी तक जो है वो करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सो जब आंसर की आएगी तो एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन चारों के भेद को जो है वो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अलंकार पे क्वेश्चन बन रहे हैं और बहुत डीप भी जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन। जिसके हम वेद पढ़ते हैं, 4-5 रूपक पढ़ लेते हैं या फिर अनुप्रास पढ़ लेते हैं, कुछ अलंकार हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जो है उनके आगे को वेद नहीं पढ़ते हैं, और ये जो है वो उनके भी आगे भेद है। सो इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए थोड़े थोड़े, तभी आप जो है वो इसका आंसर जो है वो कर पाएंगे। सो ये क्वेश्चंस थे हमारे हिंदी और इंग्लिश के, पीजीटी मैथ्स के। बाकी जीके का पार्ट भी मैं डाल दूंगी, ताकि आप लोगों को जो है वो पैटर्न समझने में हेल्प मिले कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो जीके में भी पूछे जा रहे हैं। अभी तक मैंने पीजीटी कॉमर्स का जो जीके का पार्ट था वो भी नहीं डाला है, कोशिश करूंगी कि जल्दी ही उसकी वीडियो भी डाल पाऊँ, ताकि आप लोगों को जो है हेल्प मिले, जिनके फर्दर जो है वो जून जुलाई में एग्जाम्स बताए गए हैं पीजीटी के, उनको हेल्प मिले। इवन पेपर 1 तो सभी के लिए हेल्प करता है, जितने भी एग्जाम अब एचपीपीएससी कंडक्ट करवा रहे हैं उनमें पेपर 1 जो है वो हेल्प करेगा ही। सो बाकी अगर कोई आपका डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमने गलत डिस्कस किया है, तब भी आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, अगर आपको इस तरह की वीडियो हेल्प के लिए चाहिए। आप अगर फर्दर हिमाचल की किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर बायो या फिर लाइफ साइंसेज बॉटनी की किसी एग्जाम की प्रिपरेशन भी अगर आप कर रहे हो, एंट्रेंस वगैरह की, तो आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस जो है वो आगे फर्दर लाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके एंट्रेंस वगैरह जो भी अभी मास्टर्स के होने वाले हैं और फर्दर फ्यूचर में भी जो भी एंट्रेंस होंगे, उनमें जो है वो आपको हेल्प मिले। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।